ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था उसके आगे आज अपन फिर शुरू करते हैं। अवकल समीकरण में हमने प्रथम क्रम तथा उच्च घात के अवकल समीकरण पढ़ा था, जो कि एक्स, वाई और पी में दिए गए होते थे और उनको हल करने के लिए पी के द्वारा हल करना या एक्स वाई के द्वारा हल करना अपन ने पढ़ा था। इसके बाद विचित्र हल पढ़ रहे थे, सिंगुलर सॉल्यूशन, और उसमें प्रश्नों में हमने विचित्र हल निकालना सीखा था और बाह्य बिंदु पथ भी उसमें ज्ञात करना सीखा था। बाह्य बिंदु पथ में एक तो अनवलोप होता है, एक टी टैक लोकस मतलब स्पर्श बिंदु पथ, नोडल लोकस मतलब पाथ बिंदु पथ, और तीसरा कस्पिडल लोकस यानी उभयाग्र बिंदु पथ। ये बिंदु पथ अपन ने पढ़े थे, उनको समझाता और क्वेश्चन भी किए थे। उसी संदर्भ में एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें ये तीनों बातें, व्यापक हल निकालना, विचित्र हल निकालना तथा बाह्य बिंदु पथ निकालना, ये हम जानें, क्योंकि ठीक तरह से आना चाहिए कि क्या क्या इसमें ज्ञात किया जाता है जो प्रथम क्रम उच्च घात की अवकल समीकरणें होती हैं। तो एक क्वेश्चन है 8p³ - 27x = 12p²y। ये सवाल x, p और y में दे रखा है। p मतलब dy/dx, dy/dx की यहाँ पावर 2 और 3 आ रही हैं, तो ये प्रथम क्रम dy/dx है और घात उच्च है, तो ये प्रथम क्रम उच्च घात का अवकल समीकरण का ही प्रश्न है। और कहा गया है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन एंड एक्स्ट्रानियस लोकी ऑफ द इक्वेशन दिस। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। तो ये सवाल देखते हैं किसके द्वारा साधनीय है, एक्स के द्वारा, वाई के द्वारा या पी के द्वारा। तो चूंकि इसमें वाई एक तरफ अकेला आ रहा है तो एक्स भी आ रहा है, लेकिन वाई भी एक तरफ आ रहा है, तो वाई द्वारा साध के देखते हैं इस प्रश्न को। तो वाई को लिख के बाकी चीज़ें राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं। तो वी कैन राइट द गिवन इक्वेशन एज वाई = 2/3px, 12p² का भाग लगा दिया है अपन ने सारे में, -9x/4p²। तो 12p² का भाग लगने पे इक्वेशन बन गई नंबर 1। इसको डाल दिया। सॉल्विंग दिस इक्वेशन फॉर y, तो ये y द्वारा साध रहे हैं इसे। तो y द्वारा साधनीय प्रश्नों में अपन ने पढ़ा है कि अगर इस इक्वेशन में y एक तरफ ही हो तो उसको x के सापेक्ष अवकलित करके दो चरों का सवाल बना लेते हैं। तो अब इस सवाल को अपन x द्वारा अवकलित करें तो dy/dx जो कि p लिखा जाएगा, तो y का अवकलन तो dy/dx हो गया, p = 2/3। ये px है तो p × x का अवकलन कर रहे हैं। पहला फलन p, दूसरे फलन का अवकलन 1 + x, दूसरे फलन का अवकलन dp/dx। इसी तरह से -9/4 x/p² है, इसका अवकलन कर रहे हैं। तो पहले x/p² में 1/p² पड़ा तो x का अवकलन 1, और -2 ये 1/p² का अवकलन कर रहे हैं, तो माइनस ये p² ऊपर जाके माइनस की पावर 2 बन गया, तो ये -3 हो जाएगा, तो नीचे आके वापस p³ हो गया। तो 9x और 2 ऊपर आया था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि 1/p² का अवकलन होगा -2/p³। तो नीचे 2 बच गया, माइनस का प्लस हो गया, और dp/dx p का अवकलन कर रहे हैं तो dp/dx आएगा। तो इसमें से dp/dx के फैक्टर अगर अपन देखें तो कॉमन लें तो x dp/dx - p/2 का तो एक ब्रैकेट बना, एक खंड बना, और 2/3 + 9/2p³ दूसरा खंड बना। इन दोनों खंडों का गुणन ही ऊपर मौजूद है, तो अपन ने कॉमन लेके ये कर लिया। तो ये दो खंडों बराबर इसका मान आ गया, x dp/dx - p/2 × 2/3 + 9/2p³ = 0। अब ये अपन ने पहले भी किया है कि व्यापक हल निकालना है तो ऐसे खंडों को यहाँ छोड़ देते हैं जिनमें dp/dx आदि नहीं आ रहा, क्योंकि उससे विचित्र हल आता है। तो यहाँ पर देखें तो इसमें 2/3 + 9/2p³ छोड़ दें, क्योंकि इससे विचित्र हल आएगा। तो सेकंड खंड को लेने पर x dp/dx - p/2, क्योंकि व्यापक हल निकाल रहे हैं इसलिए ले लिया। तो सेपरेटिंग द वेरिएबल वी गेट
वेरिएबल सेपरेट करने पर ये हो गया 2 dp/dx इज इक्वल टू dx/x। नाउ इंटीग्रेट। तो देखा जाए तो ये प्रश्न सीधा प्रथम चर प्रथम घात के अवकल समीकरण में बदल गया, जो प्रथम क्रम उच्च घात का अवकल समीकरण था। तो पहले तो प्रथम क्रम प्रथम घात में बदला, अब इसकी विधियाँ अपन ने पढ़ी हैं, यहाँ पर चर पृथक हो रहे हैं, तो चर पृथक करके इसको इंटीग्रेट कर दें। तो dp/p का हो गया 2 log p और dx/x का हो गया समाकलन करने पर log x और समाकलन का अचरांक log c। तो p² इज इक्वल टू c1x। c1 मान लिया यहाँ पर अलग से, क्योंकि अभी अपन इसको मतलब ये तो p² का मान आ गया, इंटीग्रेट करने पर p और x में संबंध आ गया। तो अब इससे अपन p को एलिमिनेट करें 1 और 3 से। जो समीकरण जो प्रश्न दिया गया था अपने को, ये जो नंबर 1 जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न से और ये जो मान निकाला है अपन ने द्वितीय खंड से, जो मान निकाला था 3, इससे अगर अपन p को एलिमिनेट करें तो p का मान ऊपर रख दें। तो y इज इक्वल टू 2/3 px माइनस 9x बटे 4 c1x ये आया। तो ये हो गया 9y प्लस 9/4 c1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 p²x। तो y प्लस 9 4 c1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 c1x³ ओवर 9। तो इसको अपन ने कन्वर्ट करके मान लिख लिया। 9 4 c1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, वैल्यू रखने पर ये आ गई, तो मान आया x³ इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में जो x दे रखा है उस x³ का मान निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू 9/4 c1 9/4 c1 y प्लस 9/4 c1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया x³ इज इक्वल टू 9/4 c1 को अगर केवल c से लिखें तो c प्लस yc का होल स्क्वायर। तो 9/4 c1 को अपन ने c लिख दिया। तो दूसरा अचर बना लिया, 9 भी अचर है, 4 भी अचर है, c1 भी अचर है, तो इसको c लिख दिया। तो x³ इज इक्वल टू c y प्लस c²। तो ये आ गया व्यापक हल, क्योंकि ये एक्स वाई में एक रिलेशन है जो कि दिए गए संबंध को संतुष्ट करता है, तो ये कहलाता है व्यापक हल। तो व्यापक हल को थोड़ा सा सेट कर दिया, जो 9/4 c1 था उसको अपन ने c से लिख दिया, इसीलिए पहले अचर में c1 ले लिया था अपन ने, तो उसको एडजस्ट करके इस रूप में लिख लिया। अब जो व्यापक हल आया है इससे अपन c डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कर सकते हैं, और दिया गया जो प्रश्न है उससे p डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। इसका निकालना, तो एक तो व्यापक हल निकालना था, अपन ने व्यापक हल निकाल लिया। अब p और c डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर अपन विचित्र हल ज्ञात करेंगे, और उन डिस्क्रिमिनेंटों से जो बाह्य बिंदु पथ है एक्सट्रानियस लोकी है उसका भी मान निकाल लेंगे। तो इस समीकरण नंबर 4 जो दी गई है इससे अपन सी डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करें। तो इसको देखते हैं। तो सी डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका है कि जो इक्वेशन 4 आई थी, जो व्यापक हल आया था, उसको सी के सापेक्ष अवकलित करें, जो मान आए उससे, और समीकरण 4 से सी का विलोप करें, तो वो बनता है फिर सी डिस्क्रिमिनेंट, सी विविक्तिकर। तो डिफरेंशिएटिंग 4 विद रेस्पेक्ट टू सी, सी के इस 4 को सी के सापेक्ष अवकलित कर रहे हैं, तो एक्स अचर रहेगा जब सी के सापेक्ष अवकलित कर रहे हैं, तो वो तो ज़ीरो। तो एक बार इसमें सी इंटू वाई प्लस सी के होल स्क्वायर का अवकलन कर रहे हैं, जिसमें सी के सापेक्ष करना है। तो पहला फलन मान लिया वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, दूसरे फलन सी का अवकलन 1 प्लस सी वाई प्लस सी के होल स्क्वायर का अवकलन आ गया 2y प्लस सी, ये रहा 2c वाई प्लस सी, ये बराबर 0। तो y प्लस सी कॉमन ले लिया, तो y प्लस सी और y प्लस सी प्लस 2c, तो y प्लस 3c हो गया इज इक्वल टू 0। इसको नंबर 5 डाल दी। इस 5 से और 4 से एलिमिनेट अपन c करें तो वो कहलाता है फिर c डिस्क्रिमिनेंट। तो 5 से अगर एक तो मान y का आ रहा है माइनस सी, या c का मान आ रहा है माइनस वाई, और दूसरे से c का मान आ रहा है माइनस वाई बटे 3। ये मान अपन इसमें रख के देख लेते हैं 4 में। तो 5 में रखने पर वैल्यू आ रही है
एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो अपन ने जैसे c बराबर माइनस वाई रखा, तो c बराबर, ध्यान देना इस पर, इसमें c बराबर माइनस वाई रख रहे हैं, तो c बराबर माइनस वाई रखा तो y माइनस वाई 0 हो गया, तो एक्स क्यूब बराबर 0 आ गया, तो ये आ रहा एक्स क्यूब बराबर 0। ध्यान देना इस पर। और दूसरी बार अपन फिर रख रहे हैं, इसमें थोड़ा नीचे मैंने समझा दिया है। दूसरी बार मान रखने पर आ रहा है 4y क्यूब प्लस 27 एक्स क्यूब बराबर 0। कैसे आ रहा है ये देख लें। तो एक बराबर तो c बराबर माइनस वाई रखा इस वाले ब्रैकेट से, और दूसरे वाले ब्रैकेट से इससे c बराबर रखा माइनस वाई बटे 3, तो c बराबर रखा माइनस वाई बटे 3। तो पहले वाले c बराबर माइनस वाई रखने पर तो एक्स क्यूब बराबर 0 आ रहा है, और c बराबर माइनस वाई बटे 3 रखेंगे तो इसमें रखें c बराबर माइनस वाई बटे 3, तो ये आ गया माइनस वाई बटे 3, यहाँ पर माइनस वाई बटे 3, और ये c बराबर माइनस वाई बटे 3, तो 2 बटे 3 वाई का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर ये आ गया 2 बटे 3 वाई का होल स्क्वायर निकाला, तो ये 27 एक्स क्यूब राइट साइड वाला लेफ्ट में आ गया, 4 वाई क्यूब बराबर 0 आ गया। तो ये c डिस्क्रिमिनेंट, c विविक्ति करा रहा है, एक तो एक्स क्यूब और दूसरा 4 वाई क्यूब प्लस 27 एक्स क्यूब बराबर 0, ये बना c विविक्ति कर। इसको अपन ने नोट कर लिया, नंबर 6 डाल दिया इसको, इक्वेशन नंबर 6। ऐसे ही अपन p विविक्ति कर निकालेंगे। तो जो दिया गया प्रश्न था, शुरू में जो प्रश्न दिया था उसी से p में जो प्रश्न था, इस p के प्रश्न का अवकलन करेंगे अपन p के सापेक्ष, जो मान आएगा उन दोनों से p एलिमिनेट करेंगे तो वो कहलाएगा p विविक्ति कर। तो इसको p के सापेक्ष अवकलित कर रहे हैं अपन, ये रहा p डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं। नाउ p डिस्क्रिमिनेंट, p विविक्ति का डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू p, तो p के सापेक्ष दी गई समीकरण को अवकलित कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 बन गया, देखिए इसे, ये रही एक समीकरण, p के सापेक्ष अवकलित कर रहे हैं। तो ये जो नंबर 1 दी रखी है, समीकरण नंबर 1, ये वाली है समीकरण नंबर 1, इसको p के सापेक्ष अवकलित करें तो लेफ्ट हैंड साइड में तो p है ही नहीं, इसलिए 0 हो गया। राइट हैंड साइड में 2 बटे 3 p के सापेक्ष अवकलित किया, तो p का तो 1x ऐसे किया ऐसे रहा। तो यही मैंने नीचे लिखा है, यहाँ पर बताया है कि ये रहा 0, 2 बटे 3x, तो ये आ गया, और ये 9 बटे 2 px क्यूब, तो ये इसका अवकलन आ गया समीकरण नंबर 1 पे जो थी, इसका 9 बटे 4 x है, ये 1/p स्क्वायर का अवकलन -2 1/p क्यूब अवकलन आएगा, तो वो वहाँ लिख दिया p के सापेक्ष अवकलन। तो -2 तो आगे आगे प्लस बन गया, 9 बटे 2 x बटे p क्यूब, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा 9 बटे 2 x बटे p क्यूब, ये लिखा हुआ। तो ये अवकलन 0 आ गया। तो इससे एलिमिनेट, p का मान निकाल कर एलिमिनेट कर दें 1 और 7 से, दिए गए प्रश्न और 7 से अपन p का एलिमिनेशन करें, तो p की वैल्यू निकाल के अपन ने ऊपर रख दी। तो ETC स्क्वायर सी आ रहा है x 4y क्यूब प्लस 27 एक्स क्यूब बराबर 0, ये मान इजीली अपन ने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर दोनों में p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट में ध्यान से दें। एक तो देखिए ये रहा p डिस्क्रिमिनेंट, और अपन ने c डिस्क्रिमिनेंट निकाला था अभी, तो c डिस्क्रिमिनेंट ये रहा। तो इन दोनों में देखें तो 4y क्यूब प्लस 27 एक्स क्यूब कॉमन है, तो ये कहलाता है, मान दोबारा से मैं बता देता हूँ, EN स्क्वायर सी क्यूब, तो ये है ETC स्क्वायर सी, ये है। दोनों में जो होता है वो एनवलप E होता है, तो इसमें 4y क्यूब प्लस 27 एक्स क्यूब कॉमन है, तो ये तो कहलाता है एनवलप। एनवलप मतलब विचित्र हल। तो हियर 4y क्यूब प्लस 27 एक्स क्यूब इज कॉमन इन p एंड c डिस्क्रिमिनेंट, सो इट इज़ सिंगुलर सॉल्यूशन, ये विचित्र हल है। और x बराबर 0 दोनों में ध्यान दें, तो p डिस्क्रिमिनेंट में आ रहा है x की घात 1 बराबर 0, और c डिस्क्रिमिनेंट में आ रहा है x क्यूब बराबर 0। तो इसमें c कैपिटल लोगस एक घात के साथ तो p डिस्क्रिमिनेंट में है, और c क्यूब c डिस्क्रिमिनेंट में आता है, इसलिए x बराबर 0 कहलाएगा उभयाग्र बिंदु पथ, कस्पिटल लोकस। तो ये लिखा हुआ है x बराबर 0 इज़ द कस्पिटल लोकस, तो ये उभयाग्र बिंदु पथ है। तो इस प्रकार जो आंसर p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट अपन ने निकाले हैं,
उसकी सहायता से अपन विचित्र हल भी निकाल सकते हैं और बाद में कौन सा बिंदु पथ है इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अगर करेंगे तो इसमें व्यापक हल जो सवाल अपन ने पढ़ना सीखा है वो तो ज्ञात करेंगे ही, साथ में उसके आगे का भी फॉर्म जो अपन ने विचित्र हल और वाय बिंदु पथ का पढ़ा है वो भी आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। इन क्वेश्चंस को विशेष प्रकार से कर लें तो फिर आगे इस तरह की क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे अचर गुणांक के रेखिक अवकल समीकरण। मतलब समीकरण अवकल अपने को समीकरण दी गई है, उसमें अवकलजों के गुणांक अगर अचर हैं, कहीं भी x या y नहीं आ रहा है, तो वो कहलाती हैं अचर गुणांक के रेखिक अवकल समीकरण। इसमें पी आई सी एफ, पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फिर बाद में पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को निकालना सीखेंगे और सारे सवालों को हल करना सीखेंगे। तो वो नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। आप इससे पहले इसको ठीक तरह से और अच्छे से तैयार कर लें।